प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार सबके। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। फाइनल लेक्चर, किसका फाइनल लेक्चर? एटम्स का फाइनल लेक्चर खत्म कर देते, तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको फिनिश करते जो लास्ट क्लास में रह गया था। तो क्या पढ़ेंगे गुरुजी? वही सब, वही अपना बोर मॉडल कंप्लीट कर लेते, और तो क्या है। ठीक है, लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था उसको डिस्कस करा देता हूं। देखो भाई, क्या बोला जा रहा है गुरुजी? बोला जा रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस। एक बार देख लेता हूं, लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है टकाटक। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है वो तो पता है, सबको पता है, -13.6 eV है। बोला जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आराम से आराम से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ गुरु जी? हो गया n बराबर 1, और ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया। n बराबर 1 हो गया ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 2 मतलब समझ गए क्या जी गुरुजी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या आपको पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 eV, और जो n बराबर 2 होता है यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है -3.4 eV। अब आपको अगर याद होते तो टोटल एनर्जी होती है, और हमें पता है कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं कह दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? अरे आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी, नहीं भी देता तो भी हमारा तो सवाल हो ही जाता। बोला जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो कितना हो गया नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी गुरुजी? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ -3.4 eV, which becomes माइनस माइनस प्लस 3.4 eV। देखो वो आ गया, सेकंड आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। आशा करता हूं कि आप लोग इतने बेसिक से फर्जी से सवाल आराम से बना लेंगे विद 100% कॉन्फिडेंस। बोलो रे बेटा, बोलो रे बेटा। यस, एक मिनट भाई, यस अब ठीक है। हाँ भाई ठीक है, चले आगे। ये हो गया सर। अब ये जो सवाल है ये तो आराम से कर लोगे बिना कलम चलाए। क्या बोला जा रहा है? चालू बना भाई, धोखा मत दे देना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, सर धोखा तो हमारी एक्स देगी। When an electron is excited to nth energy state, बोला जा रहा है when an electron is excited to nth energy state, है ना? nth energy state बोल रहा है, nth excited state बोल रहा है, nth energy state बोल रहा है, nth state या nth energy state कुछ भी बोलो। इन हाइड्रोजन द पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड आर, कल ही बताया था स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड यानी यूं कह लो, है ना? nth एनर्जी स्टेट बोल रहा है तो नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ बोल लो या स्पेक्ट्रल लाइंस बोल लो। कितना होता था गुरुजी? होता था n इंटू, जब ये nth स्टेट में होता था, n इंटू n माइनस 1/2 विच मेक्स इट n स्क्वायर माइनस n/2। क्या आंसर आ गया बेटा? थर्ड ऑप्शन आ गया। यस सर, है ना? nth एनर्जी स्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? nth एनर्जी स्टेट। अच्छा, इसी को अगर मैं कर दूं कि भाई nth एनर्जी स्टेट की जगह मैं बोल दूं nth एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हाल होगा? nth एक्साइटेड स्टेट। अब बताना क्या आंसर आएगा, और मैं इसको हटा रहा हूं। nth एनर्जी स्टेट की जगह क्या लिख दे रहा हूं? nth एक्साइटेड स्टेट। ठीक है सर, अब बताना, क्योंकि भैया nth एनर्जी स्टेट मतलब nth ऑर्बिटल, और nth एक्साइटेड स्टेट में उतना ही फर्क है जितना आलू और भालू में। सही है क्या? ओके, nth एक्साइटेड स्टेट। लेट्स सी कि आप इस सवाल को कर पाएंगे कि नहीं, और इसको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। और ये ऑप्शन हटा दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता शायद कोई ऑप्शन मैच करेगा, बाकी आप देख लेना। ठीक है साहब, ओके। ए पिछला वाला सवाल वापस से देख लो, ये हो गया, छाप लो इसको, चले आगे जी गुरुजी। चलो भैया, चलो 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 आगे चलो। ये तो होमवर्क में हो गया nth एक्साइटेड स्टेट, है ना? nth एनर्जी स्टेट मतलब, nth एनर्जी स्टेट का मतलब हो गया nth ऑर्बिटल, nth ऑर्बिटल, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ गए क्या? nth एक्साइटेड स्टेट, nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n बराबर 4, तो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n+1 ऑर्बिटल। सही बात है? यस सर। देख लो भाई, देख लेना इसको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आ जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है? स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या लिखा है बेटा? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है देख लेते, पढ़ लेते। अरे फिर वही है यार, डेफिनेशन है, निपटा दे है। इट हैज बीन शोन that energy of the outer orbit is greater than the energy of the inner ones। कल ही बताया था मैंने तो आपको, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटती है। यस सर, मतलब बाहर वाले ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के होते हैं,
व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एनर्जी, आपने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दे दी कैसे भी, हीट के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, जैसे भी आप चाहो। व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज द हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड। होता क्या कि आपने उसको एनर्जी दे दी, अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, कौन, इलेक्ट्रॉन, अरे एटम को एनर्जी दी, न्यूक्लियस तो एक्साइट होगी नहीं, न्यूक्लियस तो ऐसा नहीं ना कि फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकंड, और न्यूक्लियस तो वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया, उत्तेजित हो गया। अच्छा, हमें सिखा रही है द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, वो एक्साइट हो तो गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। क्या मैंने आपको बताया था कि किसी सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा हो जाती तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, और दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी ढूंढ रही है, तो होता क्या, द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू इट ग्राउंड स्टेट, है ना, इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है इन अबाउट 10 की पावर -8 सेकंड, मतलब उससे इतनी एनर्जी बचती नहीं है, एक्साइट तो हो गया, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया, लेकिन वो बहुत अस्थिर हो गया, अनस्टेबल हो गया वहां जाके, और वापस से कहा गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, इतनी जल्दी 10 की मतलब ऑलमोस्ट नैनो सेकंड, ठीक है, 10 नैनो सेकंड इसको बोल सकते हैं। द एक्सिस ऑफ एनर्जी इज नाउ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, अब उससे इतना पचा नहीं, उल्टी कर दी उसने, एनर्जी की उल्टी कर दी, किसकी उल्टी कर दी, अरे कि उल्टी कर दी उसने, उससे पचा नहीं, क्या नहीं पचा, एनर्जी नहीं बची, तो क्या हुआ, उसने उल्टी कर दी, किस चीज की उल्टी कर दी, एनर्जी की उल्टी कर दी, एनर्जी की उल्टी कर दी किस रूप में, फोटोन के रूप में, एनर्जी की उल्टी कर दी किस रूप में, फोटोन के रूप में, ठीक है ना। The excess of energy is now radiated in the form of radiations of different wavelength depending upon कि वो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में आ रहा है, ठीक है। The different wavelength constitute spectral series, तो वो अलग अलग वेवलेंथ को जब हमने क्या किया, मार्क किया, तो हमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिली, विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम एमिटिंग, है ना, समझना क्या लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है द डिफरेंट वेवलेंथ कंस्टिट्यूट स्पेक्ट्रल सीरीज, अलग अलग वेवलेंथ आई हमारे पास, अलग अलग वेवलेंथ है, यस सर। और ये जो वेवलेंथ होती है किसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, गुरुजी जो वेवलेंथ होती है किसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो एटम, जो एलिमेंट एमिट कर रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज अलग है, हीलियम की स्पेक्ट्रल सीरीज अलग है, लिथियम की स्पेक्ट्रल सीरीज अलग है, तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज है ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है एलिमेंट पर, किसकी स्पेक्ट्रल सीरीज देख रहे हो, इसका मतलब है द डिफरेंट वेवलेंथ कंस्टिट्यूट स्पेक्ट्रल सीरीज विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम एमिटेड, बोलो ठीक है, यस सर। देन द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, आप बोलोगे कि ठीक है ये सब ठीक है, हमें समझ में आ गया कि वो उत्तेजित हो गया, एक्साइट हो गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, वहां पे बहुत अनस्टेबल हो गया, वहां से उससे पचाया नहीं गया, उससे एनर्जी डाइजेस्ट नहीं की गई, तो उसने उल्टी कर दी, किस रूप में उल्टी कर दी, फोटोन के रूप में उल्टी कर दी, फोटोन मतलब कि उसने एनर्जी रेडिएट कर दी, तो कुछ वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी की उल्टी करी होगी, यस सर। तो वेवलेंथ हम मार्क करते हैं, और वो जो वेवलेंथ होती है, वो जो वेवलेंथ होती है अलग अलग, उसको स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से एलिमेंट ने उल्टी करी है, उल्टी करी मतलब कौन से एलिमेंट ने एनर्जी रेडिएट करी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हुए, बोलो यस सर। अब वो वेवलेंथ होती कितनी ये भी तो बताओ, वो फ्रीक्वेंसी होती कितनी वो भी तो बताओ, तो तुम्हारा भाई बताएगा। इसको देख लो, बोलो रे लल्लू लाल, यस सर, ठीक है सर। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, क्या लिखा है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट किया हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते वक्त जो फोटोन की उल्टी करी, उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सब तुम्हारा भाई बताएगा, इधर देख। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, हाँ ठीक है समझ गए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट NH टू लोअर ऑर्बिट NL। अरे NH मतलब, ये बच्चे ना N1 N2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कभी N1 N2 नहीं लिखता, बच्चे बोलते हैं अरे यार N1 कहां पुट करूं, N2 कहां पुट कर, अरे भाई हायर ऑर्बिटल NH, लोअर ऑर्बिटल NL, बात खत्म हो गई, बोलो ये सर, हायर ऑर्बिटल NH और लोअर ऑर्बिटल NL। ओके, अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 बाय वेवलेंथ, क्या रे सेटिंग किया क्या, 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, ये क्यों छुपा है बता रहा हूं, 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर, R क्या है लिखा हुआ है नीचे, R है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। इसका वैल्यू प्लीज याद रखें, हो सकता है नीट का सन की बुढ़ा ये वैल्यूज ना दे, है ना, इस तरीके की, तो 1 ये वो नहीं है आपका गैस कांस्टेंट नहीं है दोस्त, गैस कांस्टेंट नहीं है,
ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स आर जेड स्क्वायर। व्हाट इज जेड? हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस या बेरिलियम प्लस प्लस या जो भी एलिमेंट यूज हो रहा है उसका एटॉमिक नंबर। व्हाट इज NL? गुरुजी ये है लोअर ऑर्बिटल का नंबर संख्या। व्हाट इज NH? गुरुजी ये है हायर ऑर्बिटल की वैल्यू, हायर ऑर्बिटल का नंबर। जैसे मान लो 3 से 2 में आ रहा है, कहां से आ रहा है? 3 से 2 में आ रहा है, तो हमने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, देखना इधर, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन का मतलब समझते, मूव कर रहा है कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हायर एनर्जी। देखो खुद से तो सेकंड से थर्ड में नहीं जाएगा। जैसे पानी की टंकी, या यूं मान लो आपका जो घर में पानी स्टोर होता है ना, वैसे अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर होता है। आपको उसको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना है, अपने आप चढ़ जाएगा क्या? नहीं ना, एनर्जी देनी पड़ेगी मोटर के रूप में, मोटर चलानी पड़ेगी, यस सर, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर टंकी फर्स्ट फ्लोर पे और पानी चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे, तो अपने आप आ जाएगा ग्रेविटी की सहायता से। फील आई कि नहीं आई? हाँ गुरुजी फील आ गई, बस वैसे ही। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप से हायर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, एक्साइट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ लेकिन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में अपने आप आ जाएगा, और आते वक्त एनर्जी भी क्या करेगा? रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा। फोटोन इज अ पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी जिसकी वेवलेंथ होगी 1/λ। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 2, तो n हायर कितना हो गया रे बेटा? 3, और n लोअर कितना हो गया रे बेटा? 2। अरे सही है क्या? तो यहां पे आ गया 1/nl स्क्वायर माइनस 1/nh स्क्वायर, रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया। 1/λ को हम वेव नंबर भी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर से डंडा लगा हुआ है, सो इट इज बेसिकली वेव नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए फिर मैं क्या कर दे रहा हूं, स्टार मार्क लगा दे रहा हूं इस पे, है ना। कोई हमको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी। देखो ठीक है, ठीक है सर, चले आगे, आगे बढ़ो। अब देखो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी बताओ, अरे बता देंगे यार फ्रीक्वेंसी, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। 1/λ जब बता दिया तो फ्रीक्वेंसी बता देंगे। क्या आपको v बराबर एफ लैम्डा? यस सर, बिल्कुल सर याद है, v बराबर एफ लैम्डा। अब वेलोसिटी की जगह क्या आ गया? फोटोन, और ये सब तो मूव करेंगे ना स्पीड ऑफ लाइट से, तो c बराबर एफ लैम्डा आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? c/λ। फिर ना c बराबर एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? c/λ। अब आपने तो 1/λ निकाला ही था सर, 1/λ निकाला था, उसको c से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये नहीं निकाल रखा। अरे दद्दू ये देख 1/λ है, दोनों तरफ c और c से मल्टीप्लाई कर, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दे। 1/λ बराबर rz स्क्वायर इंटू ये कचरा पट्टी, इधर और इधर c से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आ गया गुरुजी? आ गया c/λ बराबर rz स्क्वायर था, पे c आ गया rcz स्क्वायर 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n, मतलब 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर। अब देखो c/λ कौन हो गया? फ्रीक्वेंसी, तो आ गया फ्रीक्वेंसी। लो भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आ गया, कितना आसान है, सो इजी, सो लप्पू, जस्ट लुकिंग लाइक अ लुच्चा टुच्चा। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1/वेवलेंथ या वेव नंबर होता था rz स्क्वायर इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर। जी गुरुजी, अब आपने c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो c/λ बराबर rcz स्क्वायर, c/λ क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। आ गया फ्रीक्वेंसी, आ गया। ले भाई खुश रहे, बोलो डन। इसको अलग से थोड़ी ना याद रखेगा भाई, ये अगर याद है तो दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दे, फ्रीक्वेंसी आ गया। 1/वेवलेंथ क्या होता है? वेव नंबर होता है। गुरुजी इस पे वेव नंबर पे सवाल कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग कि जो फॉर्मूले हम देख रहे हैं उस पर सवाल करना तो लाजमी है, ठीक है, यानी ऑब्वियस है। अब देखो आप बोलोगे आपने हमको फ्रीक्वेंसी बता दी, आपने हमको वेवलेंथ बता दी, अब आप हमको फोटोन की एनर्जी बताओ। ठीक है भाई बता देते, hc/λ फोटोन की एनर्जी क्या होती है? hc/λ, ये hf कुछ ही बोल ले, hc/λ बोल ले या क्या बोल ले, hf बोल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। hf भी एनर्जी होती है किसकी? फोटोन की। hc/λ फ्रीक्वेंसी पता अपने को दिख रही है सर, फ्रीक्वेंसी बराबर rcz स्क्वायर इंटू एक कचरा पट्टी, दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दे। hf क्या हो गया? अरे hf क्या हो गया गुरुजी? एनर्जी होगी, है ना, तो यहां भी h आ जाएगा, या फिर ऐसे कर दे c/λ ये सब है तो h से मल्टीप्लाई कर दे, hc/λ क्या हो गया? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे जब rcz स्क्वायर के साथ h और आ जाएगा तो अपने पास फोटोन की एनर्जी आ जाएगी rhcz स्क्वायर। शुरुआत की थी 1/λ से, शुरुआत मजबूरी में की थी पर अब मजा आ रहा है, शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है, सीधा बैठ जा। 1/λ था rz स्क्वायर, c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, c/λ हो गया फ्रीक्वेंसी बराबर rcz स्क्वायर, कचरा पट्टी तो ऐसे c/λ या फ्रीक्वेंसी, दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दिया तो hf या hc/λ इक्वल्स टू rhcz स्क्वायर। पहले सिर्फ rz स्क्वायर था, फिर rcz स्क्वायर आया, अब rhcz स्क्वायर आ गया, rhcz स्क्वायर इंटू कचरा पट्टी 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर। बोलो रे
यस सर। अब सुनो मजे की बात, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? ऑल्सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी हो गई? आर एच सी जेड स्क्वायर। ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं, एक ही फॉर्मूला, आर एच सी जेड स्क्वायर इंटू एक कचरा पट्टी। अब सुनो मजे की बात, ये आर का वैल्यू क्या होता है? 1.097 इंटू 10 की पावर 7। एच का वैल्यू 6.634 इंटू 10 की पावर -34। सी का वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8। तो पेपर में मजदूरों की तरह ये सब थोड़ी करेंगे हम कि आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। छी थू, पेपर में सब करेंगे हम? नहीं। अच्छे ये शोभा थोड़ी देगा हमको पेपर में सब वैल्यू रखना। सही बात है, तौहीन होगी तो तुम्हारे मास्टर की। तो यहां पे आ गया 30। अब एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट कितना आएगा? सुनना, एनर्जी का यूनिट कितना आएगा मैं आपको बता रहा हूं। ये आ गया आपके पास 13.6 ईवी आ गया। कितना आ गया? इसको ईवी और लिख देता हूं यहाँ पे एक मिनट, अब भी ठीक करके देता हूं। ये आरएचसी का वैल्यू कितना है रे बेटा? गुरुजी आया 13.6 ईवी। क्या आया? 13.6 ईवी, यानी 13.6 आरएचसी का वैल्यू आ गया। किसका? आरएचसी का वैल्यू। वाओ यार, आरएचसी का वैल्यू आ गया 13.6 ईवी जेड स्क्वायर इंटू वही कचरा पट्टी 1 माइनस एल लोअर का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन हायर का स्क्वायर। इसको देख लो। तो गुरुजी इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 आरएचसी इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल साहब, बिल्कुल एकदम सही बात है। ठीक है, ये हो गया। यस सर। अब देखो एक काम करो, इसको छाप लिया टकाटक, इसको छाप लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। इसको छाप लिया। अब देखो की पॉइंट 1 आरसीएच या आरएचसी, कुछ भी बोल लो। अरे आरसीएच बोल लो, एचसीआर बोल लो, आरएचसी बोल लो, जो बोलना है बोल लो यार, बस ये याद रख लो। इसको बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी। अच्छा, एक आरएचसी को या आरसीएच को रिडबर्ग एनर्जी बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू 13.6 ईवी। अरे भैया, इसका मतलब आर इंटू सी इंटू एच हमको क्या देता है? एनर्जी। अब एनर्जी की यूनिट या तो जूल में हो सकती है ऐसा यूनिट, या तो ईवी में हो सकती है। पेपर में पूछेगा आरसीएच की यूनिट बताओ, तो आप बोला कौन सी यूनिट? बोलेगा ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट कितनी होगी? जूल होगी। ऐसा यूनिट कितनी होगी? जूल हो गई ना। अरे यार, एसआई यूनिट कितनी होगी रे बेटा? जूल हो गई। और बाकी सीजीएस यूनिट कितनी होगी? अरे डिपेंड करता ना कौन सी यूनिट देख रहे हो। सीजीएस यूनिट कितनी होगी? ईआरजी हो गई। ये सर ईआरजी बता रखा है। और एक और यूनिट हो गई कौन सी? 13.6 ईवी। अब कई बच्चे इतने भावुक होते, क्या करें, नादान होते, समझाने वाला कोई नहीं। बोले आरसीएच की यूनिट जूल थोड़ी होगी, आरसीएच की यूनिट तो ईवी होगी। अरे मैंने कई अकल के दुश्मन, ईवी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो एनर्जी है ना यूनिट का, तो ऐसे थोड़ी सिर्फ ईवी है भाई, उसकी ऐसा यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट ईआरजी है, और उसका जो वैल्यू है ईवी में 1 आरसीएच का वो कितना है? 13.6 ईवी। ले देख ले, ठीक है क्या? यस सर। ओके, तो सर अब फटाफट से बिना देरी के आप हमको करवा दो सवाल। लो भाई सवाल हाजिर हो, तुम ही लोग सॉल्व करोगे इसको। यस, गो फॉर इट। क्या बोला जा रहा है देख लो। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब समझ गए? मूवमेंट। ट्रांजिशन मतलब मूवमेंट, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n बराबर 4 टू n बराबर 2 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख लेना कि वो ऑर्बिटल से ट्रांजिशन कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से। जैसे अभी तो n बराबर 4 यानी फोर्थ ऑर्बिटल से n बराबर 2 यानी सेकंड ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन? जल्दी से हो गया तो मैं सॉल्व करूं जी गुरुजी। तो गया 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन हायर का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, देखो ना यार, आर को मैं वैल्यू पुट करूं, क्यों? आर के टर्म्स में आंसर आ रहा है। हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, मतलब जेड की वैल्यू आ गई 1, तो हो गया आर इंटू 1 का स्क्वायर, है ना। 1 बाय एन लोअर, अभी हो गया एन हायर और ये हो गया एन लोअर, तो हो गया 1 बाय एन लोअर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन हायर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। कितना आ गया रे बेटा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल, देखो रे बेटा, आर इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, बिल्कुल साहब। तो कितना हो गया? आर इंटू, देख 16 और 4 का कैल्शियम यानी एलसीएम आ गया 16, 4 4 जा 16, तो यहां पे आ गया 4 माइनस 1, तो कितना आ गया? 3r बाय 16। अब बच्चे खुश, 3r बाय 16। वैसे तो ऑप्शन में नहीं है 3r बाय 16, पर अगर 3r बाय 16 होता है ना तो बच्चे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। जितना जल्दी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उससे ज्यादा जल्दी उत्तेजित बच्चा हो जाता है। बोले आंसर आ गया हो, गुरु ठोको, ताली ठोको, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो मामा कि हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन है 3r बाय 16। अरे भैया 1 बाय लैम्डा थोड़ी पूछा है तेरे से, व्हाट इज द वेवलेंथ पूछा ना, तो उल्टा पुल्टा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ साहब करेंगे ना, नहीं तो चोट खाएंगे फिर, है ना। देखो इधर 1 बाय लैम्डा कितना है? अरे दद्दू 1 बाय लैम्डा है 3r बाय 16, ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा 16 बाय 3r, तो लैम्डा कितना हो गया? 16 बाय 3r। देख ले रहे बेटा, ठीक है गुरुजी।
चकाचक। ओके, समझ में आ गया, आंसर भी आ गया होगा वैसे तो, आ गया। चलो भाई आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलो। 3r/16, ठीक है। चल भाई चकपक, टकाटक मसा। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रे। बेटा सारी बूंदी हिल उठ लेगा तो घर पे क्या करेगा बेटा, है ना, घर पे सॉल्व करेगा इसको। जी गुरुजी, तो ये हो गया बेटा होमवर्क में कर लेगा। यस सर, चलो भाई आगे चलो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, एक और सवाल होमवर्क में, ये भी ये AIPMT 2012 का सवाल, इसको भी आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड n बराबर 3, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 5। मालूम है ना, तो इसको कर लेना बेटा, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सर, 2012 का ये सवाल है ना। फिर से 2016 का भी एक सवाल है, ये भी आप लोग सॉल्व करोगे होमवर्क में, इसको मैं डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब देखो भाई, ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये इतना की पॉइंट बोल दिया तो मतलब की पॉइंट से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? नहीं सर, की पॉइंट से इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। क्या है की पॉइंट? सुनो, पेपर में ये जेई मेंस में पूछ चुका है, एडवांस में पूछ चुका है, नीट में पूछ चुका है, और कभी भी मुंह उठा के सवाल आ सकता है। तो देखो, फॉर द गिवन ट्रांजिशन, अब पेपर में थोड़ा ना हम डिराइव करने बैठेंगे, फॉर द गिवन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द गिवन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन λ1 λ2 एंड λ3 इज गिवन बाय, यहां पे ऑब्टेन वर्ड हटा देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन λ1 λ2 एंड λ3 इज गिवन बाय। तो बोला जा रहा है, ये देखो तीन एनर्जी स्टेट है, E1 E2 E3। आई होप ये विजिबल होगा सबको। जी सर, एकदम चकाचक विजिबल है, ठीक है। अब देखो तीन एनर्जी लेवल हो गए, अब 3 से 2 पे आ रहा है, तो ये हो गया वेवलेंथ λ2, है ना, मतलब तीन एनर्जी लेवल है। तो तीसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे आ रहा है, तो ये वेवलेंथ हो गया λ2। दूसरी सीढ़ी से पहली सीढ़ी पे आ रहा है, तो हो गया वेवलेंथ λ1, और तीसरी से डायरेक्ट पहली सीढ़ी पे आ रहा है, तो हो गया वेवलेंथ 3, ठीक है ना, मतलब हो गया वेवलेंथ 2, ये हो गया वेवलेंथ 1, और ये हो गया वेवलेंथ 3। तो बोल रहा है कि वेवलेंथ 1, 2 और 3 में रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब ये दो स्टेप बाय स्टेप वाली वेवलेंथ और ये डायरेक्ट छलांग लगाने ये वाली वेवलेंथ, इनमें रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखो 1/λ3 यानी 1 बाय जो डायरेक्ट छलांग लगाई जो वेवलेंथ आई, बराबर 1 बाय एक स्टेप वाली प्लस 1 बाय दूसरी स्टेप वाली, मतलब समझ गए क्या, तीन सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये दो स्टेप बाय स्टेप वाली सीढ़ी होगी λ1 λ2, और ये होगी डायरेक्ट छलांग लगाने वाली, है ना, सही बात। तो 1/λ3 कितना होगा, 1/λ1 प्लस 1/λ2, ये पता होना चाहिए। अब आप कैल्शियम एलसीएम ले लो और इसको रीअरेंज कर लो, अरे तो वही हो गया जैसे R1 और R2 रेजिस्टर जुड़े होते थे किसमें बेटा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यस सर, तो बेटा R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, बस वैसे ही है, रीअरेंज कर दिया। तो λ3 क्या हो गया, λ1 λ2 बाय λ1 प्लस λ2। ये इसको देख लो फटाफट से, देख लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या हल्के में ले रहे हो क्या तुम? नहीं सर, चले आगे, आगे बढ़ो। लो भाई, अब क्या पढ़ाओगे गुरुजी? गुरुजी अब तुमको पढ़ाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत ज्यादा आसान है, और आज का लेक्चर ना इतना हल्का फुल्का रहने वाला है कि कुर्सी की पेटी बांधने की आवश्यकता ही नहीं है, कुर्सी की पेटी बांधने की आवश्यकता ही नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या फिनिश कर लेंगे, न्यूक्लियाई पूरा फिनिश कर लेंगे। क्या फिनिश कर लेंगे, न्यूक्लियस। इस लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिल जाएगी किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, इसको एटम्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसको निपटा देना, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पक्की बात है। तो मतलब फिर ये सुना सुना नहीं होना चाहिए, फिर ये सुना सुना होना चाहिए, बाकी तुम्हारा भाई बता देगा। देखो इधर क्या लिखा हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या लिखा हुआ देखो, बोल रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले आयनाइजेशन एनर्जी समझो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन। आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। भैया इतना आसान, ग्राउंड स्टेट से कहां निकाल के फेंक देना, n बराबर इंफिनिटी, मतलब n बराबर इंफिनिटी वाला समझ गए, न्यूक्लियस से कितना दूर, इनफाइनाइट दूर, मतलब बेसिकली उसको उखाड़ के फेंकना है ग्राउंड स्टेट से। अब n बराबर इंफिनिटी तो कहां मिलेगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पहुंचते ही पहुंचोगे ही नहीं n बराबर इंफिनिटी पे। मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना है, बस बात खत्म होगी, ठीक है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपको इसको कहां ले जाना है, इनफाइनाइट पे ले जाना है। यस सर, तो इनफाइनाइट की एनर्जी ज्यादा हुई या ग्राउंड स्टेट की, गुरुजी दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट की एनर्जी ज्यादा हुई माइनस E1, E1 मतलब
ग्राउंड स्टेट, n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो जब भी आपको लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ई फाइनल माइनस इनिशियल। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी गुरुजी? देनी पड़ेगी ई फाइनल। अरे लोअर एनर्जी स्टेट से कहां लेके जा रहे? हायर एनर्जी स्टेट। तो क्या ई फाइनल माइनस इनिशियल, ई फाइनल कितना हो गया? ई इनफाइनाइट, माइनस इनिशियल कितना हो गया? ई वन। इंफिनिटी, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जा रहे हैं, इंफिनिटी की एनर्जी कितनी होती है? जीरो, बताया था सर, जीरो। माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है? किसी भी एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब क्योंकि अब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो तो एन की वैल्यू कितनी पुट हो गई? 1 पुट हो गई। अरे यार, आप इनिशियल से फाइनल लेके जा रहे हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, क्योंकि जब आप लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हो तो एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी कितनी मुझे देनी पड़ेगी, उसको कितना उत्तेजित करना पड़ेगा? तो गुरुजी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यस सर। तो फाइनल कितना हो गया? या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया ई फाइनल, यस सर, और माइनस ये हो गया ई इनिशियल। तो गुरुजी फाइनल कितना हो गया? फाइनल हो गया ई इनफाइनाइट माइनस ई इनिशियल कितना हो गया? ई वन। इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी होती है? जीरो, माइनस आ गया। E1 कितना हो गया? E1 यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, बच्चा बच्चा जानता है, पब्लिक को पता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा? माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अरे माइनस माइनस हो गया प्लस, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन की वैल्यू कितनी पुट कर दो? अरे वो तो 1 ही पुट होगी ना, ग्राउंड स्टेट से ले जा रहे हो। तो कितना आ गया गुरुजी? ये फॉर्मूला याद रखें। तो किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है, किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसका Z फेंक के मारो और प्लस 13.6 EV इंटू जेड स्क्वायर। ये क्या आ गया? किसी भी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो? आयनाइजेशन एनर्जी। आपके सामने हाजिर है। गुरुजी नीचे 1 क्यों है? अरे दद्दू दयाल, नीचे n की वैल्यू 1 क्यों पुट होगी? क्योंकि ग्राउंड स्टेट, इंफिनिटी की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। इधर देख लो, 13.6 जेड स्क्वायर बाय 1 EV। यस सर। तो क्या हम किसी भी एलिमेंट की अब ग्राउंड, किसी भी एलिमेंट की हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। ये देख लो, जो स्टार मार्क हो रहा हो तो याद करते चलो। 10 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन का Z1, तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई? 13.6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 13.6 EV। ओके। He प्लस हाइड्रोजन हीलियम, Z हो गया 2, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 2 पुट किए, 2 का स्क्वायर इंटू 13.6 कितना हो गया? 54.4। यस सर। ये सब रटने बैठोगे क्या? अरे नहीं भाई, ये तो निकल जाएगा ना पेपर में। यस सर। लिथियम प्लस 2, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का Z हो गया 3, तो प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 3 पुट किया, कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू 13.6, 122.4। आ गया आंसर। तो आप, जी हां, किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो? किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो सर? आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो मजे की बात, पेपर में ना हो सकता है न्यूमेरिकल ना पूछे, ट्रू फॉल्स में ये पूछ ले, फिर तो फिर क्या, कुछ नहीं। ये देखो, आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर आ रही है? नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्यों? हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड एनर्जी का स्टेट, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना था? माइनस 13.6, उसके आगे लग गया प्लस। हीलियम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होता था गुरुजी? माइनस 54.4, उसके आगे प्लस लग गया। हाँ सर। लिथियम प्लस प्लस का या लिथियम डबल प्लस का जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी था वो होता था माइनस 122.4 EV, और देखो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया? प्लस 122.4 EV। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बिल्कुल सर, सिंगल, ये सब किसकी बात हो रही? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात हो रही है, बिल्कुल। तो लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसको देख लो कितना इंपॉर्टेंट है यार ये। ट्रू फॉल्स में एजर्शन रीजन में पूछ सकता है ना? क्योंकि देखो ये तो लाजमी है, यानी ऑब्वियस है कि हो गया ई इंफिनिटी तो जीरो होगा, माइनस ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। देखो ना यार, ई आयनाइजेशन क्या होता है गुरुजी? ई आयनाइजेशन होता है ई इंफिनिटी माइनस E1 यानी ग्राउंड स्टेट। ई इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी कितना होता है? 0 माइनस E1, तो ये कितना आ गया? नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट आ गया ना। आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। सही सर, सही, एकदम सर सही है। ठीक है, देख लो। अब गुरुजी फटाफट से आयनाइजेशन पोटेंशियल बता दो। जिसको आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया
आयनाइजेशन पोटेंशियल ऐसे समझ में आएगा, इतना लप्पूड़ा है ना आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी आ गया ना समझ में, उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आ जाएगा। क्या कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो पहले डेफिनेशन देखते, उसके बाद देखो कि अगर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी आ गया सॉरी, अगर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी आ गया तो भाई आप आयनाइजेशन पोटेंशियल ऐसे निकाल लोगे। कैसे, देखो क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको याद है क्या किसी भी चार्ज को मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देता था, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी। ये सर बिल्कुल सर आ जाती थी, बस वही है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। बोल रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मैं कितना पोटेंशियल दे दूं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर बन जाए। हमने कहा ठीक है, तो याद करो किसी भी चार्ज क्यू को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस वी देते थे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती थी, क्यू वी। अब यहां पे चार्ज कितना है ई, तो हो जाएगा ई वी। ये सर तो ई इंटू वी आयनाइजेशन बराबर आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये कि आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाए तो उसको कितना पोटेंशियल दे दूं, उसी को मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलूंगा। तो ई इंटू वी आयनाइजेशन बराबर आयनाइजेशन एनर्जी। तो वी आयनाइजेशन क्या है, देखो अरे आयनाइजेशन पोटेंशियल ही तो है। ये सर कितना हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी बाय ई, सिंपल एज दैट। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड कर देना है, ई से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल आ गया, बस दैट्स इट। क्या आयनाइजेशन एनर्जी को किससे डिवाइड करना है, क्या हमने सही सुना सर, बिल्कुल एकदम सही सुना, जो सुना उस पर भरोसा रखे। आयनाइजेशन एनर्जी को ई से डिवाइड कर दे, आयनाइजेशन पोटेंशियल आ गया। ये देख लो सर एग्जांपल, अभी बता दो एग्जांपल, देखो कोई कमी अपने पास क्या एग्जांपल की, इधर देखो, देख भैया आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एच एटम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी एच एटम 13.6 eV, उसको ई से डिवाइड कर दे कितना गया 13.6 वोल्ट। वाओ ग्रेट ब्रिलियंट। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी होता था 54.4 eV, उसको ई से डिवाइड कर दे कितना गया 54.4 वोल्ट। यस सर। लिथियम प्लस या लिथियम प्लस 2 का आयनाइजेशन एनर्जी होता था 122.4 eV, ई से डिवाइड कर दे कितना आ गया 120.4 वोल्ट। मतलब क्या सर ये लिटरली हमें अपनी आंखों पे भरोसा कर ली कि इतना आसान है? जी हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी को ई से डिवाइड कर दो तो जो वोल्ट में बचेगा वही आयनाइजेशन पोटेंशियल है। आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है साहब ठीक है, अब देख लो एक बार यहां से छापना शुरू करो फटाफट से, चलते फिर आगे। ओके चकाचक चकपक टकाटक, चल भाई आगे चल, आ जा भाई आगे। ये देख ले, अरे हाँ ना, आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट इज नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, ये सब क्या आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ली, आयनाइजेशन पोटेंशियल देख लिया। चलो भाई आगे। अब यार प्यारे बच्चे सवाल सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो, अब भी क्या भी राइट नाउ बोला जा रहा है डिटरमाइन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन कॉज आयनाइजेशन ऑफ हीलियम प्लस आयन। अरे आराम से हो जाएगा रे बेटा, क्या लिखा हुआ है गुरुजी, बोला जा रहा है मिनिमम वेवलेंथ बताओ किसी फोटोन की जो क्या कर सकता है। देखो अरे क्लियरली विजिबल है क्या, अरे हाँ सर विजिबल है। क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन कॉज आयनाइजेशन ऑफ He प्लस आयन। हाइड्रोजन प्लस आयन का कोई आयनाइजेशन करवा दे। आयनाइजेशन क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट से कहां ले जाए, इंफिनिटी तक। कितना होता है He प्लस आयन का 54.4 वोल्ट। तो बोल रहा है कि ऐसा करवाने के लिए फोटोन का मिनिमम वेवलेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है सर, हो गया। यस सर, देखो सबसे पहले मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन कॉज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन। मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन हुआ कितना, नेगेटिव ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये तो मुझे याद ही हो गया है ना, फिजिक्स तो एकदम आसानी हो गई है, अब अय्या भैया बीच में सही है तो हो गया प्लस 54.4 eV, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो ये नहीं पूछ रहा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कह रहा है कि किस वेवलेंथ का फोटोन दूं कि आयनाइजेशन हो जाए। तो मैंने कहा यार आयनाइजेशन एनर्जी पता है मुझे, तो एनर्जी क्या होता है गुरुजी, एनर्जी होता है Hc बाय लैम्डा, या फिर याद करो क्योंकि यहाँ पे ईवी में ना हिसाब किताब, तो एनर्जी क्या होता है गुरुजी 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये होता है ईवी में। यस सर, एनर्जी कितनी आ गई गुरुजी, आ गई 54.4 ईवी बराबर 12,400 ईवी डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। यस सर, ईवी से ईवी शहीद हो गया। यस सर, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना आ गया साहब गुरुजी, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आ गया, एक मिनट, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आ गया लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम
आ गया, कितना आया लैम्डा एंगस्ट्रॉम इधर क्या 12,400 12,400 डिवाइडेड बाय 54.4, तो ये लिख दिया आपने 12,400 डिवाइडेड बाय 54.4, तो आएगा लगभग 228 एंगस्ट्रॉम। कितना आया 228 एंगस्ट्रॉम। यही अपना आंसर है। आशा करता हूं कि आपका आंसर भी मैच कर गया होगा। ठीक है, इसको देख लो। तो यार आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा इस बार। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी पूछा, पोटेंशियल पूछता तो 54.4 वोल्ट हो जाता आयनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी पूछ रहा है, मतलब एनर्जी पता है अपने को, फोटोन की वेवलेंथ पूछ रहा है, तो एनर्जी बराबर 12,400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। एनर्जी पुट कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी, वेवलेंथ निकाल लिया 228 एंगस्ट्रॉम। बोलो बेटा यस सर। चलो आगे क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम एंड डबल आयनाइज लिथियम प्लस। इसको मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करेंगे होमवर्क में। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। अब देखो यार क्या लिखा है, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मना मत कर रहा है, पढ़ा है केमिस्ट्री में, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। अभी हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो गुरुजी एक्साइटेशन पोटेंशियल वही होगा क्या फिर से कि एक्साइटेशन एनर्जी को ई से डिवाइड कर देंगे? बिल्कुल साहब वही होगा। क्या लिखा हुआ देखो, एक्साइटेशन का मतलब समझो पहले। गुरुजी हम भी तो एक्साइट हो जाते हैं, जैसी आंसर आता हम तुरंत एक्साइट हो जाते, गलत सलत कुछ भी टिक कर देते बिना ये देखे कि पूछा क्या। ये वो वाला एक्साइटेशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही, पर वो नहीं। क्या लिखा है एक्साइटेशन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन टू रेज इट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू सम हायर एनर्जी लेवल। बोला जा रहा है एक्साइटेशन का मतलब, पहले अरे एक्साइटेशन एनर्जी तुम क्या खाक पढ़ोगे अगर तुम एक्साइटेशन का मतलब नहीं पता होगा। गुरुजी एक्साइटेशन उत्तरी और उत्तरी एक्साइटेशन का मतलब है जब आप किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दोगे तो उत्तेजित होकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चली जाएगी, इसी को एक्साइटेशन बोलते हैं। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या है गुरुजी? बिल्कुल साहब बता रहे एक्साइटेशन एनर्जी क्या, देखो फटाफट से लिखा हुआ एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, कहां से मूव करना है, कहां से मूव करना है, ग्राउंड स्टेट से मूव कर रहा है टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब गुरुजी ऐसे तो कितनी भी एक्साइटेशन, कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जा सकता है। बिल्कुल बोल रहा है ग्राउंड स्टेट से किसी भी और एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, जैसे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट से 99th एक्साइटेड स्टेट, कहीं भी आप ले जाओ तो जो भी पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ेगी वही एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। इसको देखो, यस सर, देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट से फर्दर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में अगर ले जाना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एक्साइटेशन एनर्जी। तो जरूरी थोड़ी है कि हम किसी एक की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं, थर्ड, अरे कहीं भी ले जा सकते हैं, उसी हिसाब से फिर एक्साइटेड एनर्जी डिसाइड होगी। देखो सुनना बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ सुनो, ये हमने बना दिया, सुनना आप सुनो तो सही, सब कुछ समझ में आएगा। देखो ये क्या, n बराबर 1 मतलब ग्राउंड स्टेट है, यस सर, तो लिख दिया ग्राउंड स्टेट, लिखा हुआ है देखो ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है, यस सर ग्राउंड स्टेट। अभी हाइड्रोजन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है यार बेटा, गुरुजी हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, तो हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होता है -13.6 eV। अब मान लो मुझे इसे n बराबर 2 में लेके जाना, अरे n बराबर 0 तो नहीं होता ना, n बराबर 1 से शुरू होता है, ग्राउंड स्टेट से शुरू करेंगे, n बराबर 2 जस्ट ऊपर लेके जाना है, n बराबर 2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आपकी पब्लिक को पता है कि जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है उसमें -1 कर दूं, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है उसमें -1 कर दूं तो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। 1 से 2 लेके जाना, समझ गए, 2 - 1 बोले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। याद करो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती थी -13.6 eV, यस सर -13.6 eV, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 2 होती थी -3.4। याद करो मैंने बोला था, याद रखना कम से कम 4-5, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, -0.38, -0.28। अरे गुरुजी बस करो, है ना भाई, ठीक है। तो अब देखो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मैंने कहा अगर मैं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहा हूं तो इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहा हूं तो इट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा ई। मैंने कही थी तुमसे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो डेल्टा ई कितना हो गया, ई फाइनल वो हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ई इनिशियल कितना हो गया -13.6। तो ये जो डिफरेंस है कितना है 10.2 eV। तो ये हाइड्रोजन के लिए क्या कहला है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है, सीधी सी बात है, किसकी बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है? फॉर हाइड्रोजन। बाकी आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अभी मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अरे यार ये तो एक पंथ दो काज हो गया यार, केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में पता है तो फिजिक्स में काम आ जाएगा, फिजिक्स में पता है तो केमिस्ट्री में काम आ जाएगा, और मतलब दोनों ही सब्जेक्ट्स में काम आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा यानी वही ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल कितना हो गया? -3.4 eV माइनस इनिशियल कितना हो गया? -13.6। सो द आंसर इज 10.2 eV। कितना आ गया बेटा? 10.2 eV फर्स्ट एक्साइटेशन। यही नहीं, अभी और सुनिए। मान लीजिए अभी हाइड्रोजन की अपन चर्चा कर रहे हैं, n बराबर 1 से हम तो नहीं ले जा रहे n बराबर 2, हम तो n बराबर 1 से n बराबर 3 ले जाएंगे। n बराबर 3 का मतलब ऑर्बिटल के नंबर में से -1 करो, 3 में से 1 माइनस करो 2, तो क्या आ गया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या हो गया? अरे n बराबर 3 -1, n बराबर 3 -1, n बराबर 2 हो गया। ये मतलब n, अरे ऑर्बिटल में से एक माइनस करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। n बराबर 3 यानी थर्ड ऑर्बिटल बोले तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या हो गया रे बेटा? क्या हो गया रे बेटा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यस सर। कितना होता है? -13.6 -3.4 -1.51। कितनी एनर्जी देनी पड़ी? इन दोनों का डिफरेंस, इनिशियल एरा फाइनल एरा। तो डेल्टा ई कितना हो गया? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल कितना हो गया? -1.51 ईवी माइनस इनिशियल कितना हो गया? अरे दद्दू दयाल भाई तू भी कमाल का बंदा है। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। जी गुरुजी, है ना। ये हो गया इनिशियल, यस सर, और ये हो गया फाइनल। जी सर, ठीक है ना। ये हो गया फाइनल। ओके सर। सर तो डेल्टा ई क्या हो गया? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो हो गया -1.51 माइनस 13.6। कितना आया? 12.1 ईवी। तो 12.1 क्या है? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से कहां ले जा रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो ये कहला रही सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। ये देख ले गुरुजी, थर्ड एक्साइटेशन। अरे अब तो करते जाओ यार, उसमें कौन सी खास बात है, ले खुश रहे। ये देख, ये होगी इनिशियल स्टेट, ग्राउंड पर ले जाएगा कहां से? हमेशा पर ले जाएगा, हमेशा कहां से? गुरुजी ग्राउंड स्टेट से ले जाऊंगा, इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। अब कहां लेके गया? n बराबर 1 से 2 ले गया, 1 से 3 ले गया, 1 से 4 ले गया, फोर्थ ऑर्बिटल। एक मिनट, ये 3, तो ये कितना हो गया? ये 4 हो गया। इसको ठीक कर देता हूं, ए अब भी ठीक करके देता हूं। अरे 1 से 2 ले जा चुके क्या? यस सर। ये देखो 1 से 2 ले जा चुके, 1 से 3 ले जा चुके क्या? यस सर। अब 1 से 4 ले जाएंगे, n बराबर 4 यानी -1 कर दो, ऑर्बिटल के नंबर में से -1 कर दो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो क्या एनर्जी कहलाएगी? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। समझ गए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो तो बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो बोलोगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो तो बोलोगे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। यस सर। कितना आ गया? वही फाइनल माइनस इनिशियल। याद है क्या? n बराबर उनका -13.6 -3.4 -1.5 -0.85 इसका एनर्जी। दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, -0.85 -13.6, कितना आ गया? 12.75। तो दिस विल बी नोन एज थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ गुरुजी एकदम परफेक्ट समझ में आ गया, और केमिस्ट्री में जो पढ़ा था वो रिवाइज भी हो गया। मुझे बताना क्या तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, और क्या तुम्हें ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम आएगा, और क्या तुमको ये समझ में आ गया, मुझे जरूर से बताना। और अगर आपको केमिस्ट्री में पहले से ही आता था तो भी बताना कि गुरुजी तो हमको केमिस्ट्री पहले से आता है, हमको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, नहीं लेंगे तुमको हल्के में, कोई बात नहीं। चले आगे, चलो भैया आगे। एक काम करो, उसको छाप लो फटाफट से। ये देख लो, यहां से देख लो। फिर गुरुजी अभी आप वो भी तो बताओगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल। बिल्कुल बताएंगे। एक्साइटेशन एनर्जी को ई से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। ये देख लो, एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना हो, एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट समझ गए? यस सर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले गए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले गए सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले गए थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। चलो भाई, एक्साइटेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा आसान है। कितना पोटेंशियल मैं किसी इलेक्ट्रॉन को दे दूं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाए किसी एटम के एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। तो गुरुजी तो वही हो गया। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या था? एक्साइटेशन पोटेंशियल पूरा। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी बाय ई। यस सर। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो गया? एक्साइटेशन एनर्जी बाय ई। इधर देखो, इधर देखो, टकाटक। पोटेंशियल डिफरेंस through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to the excitation energy of atom। तो E इंटू वी, यहाँ पे आयनाइजेशन लिखा है, लेकिन वही कॉपी करके मैंने लिखा था ना, इसलिए गुरुजी चोरी पकड़ी गई। तो भाई क्या करें यार भाई, है इधर देखो, अब भी ठीक करके देता हूं। तो ये हो गया एक्साइटेशन, ठीक है ना। अभी खुश? यस सर। ये हो गया एक्साइटेशन, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया एक्साइटेशन, ये ले भाई, अब ठीक है। तो E इंटू एक्साइटेशन पोटेंशियल बराबर एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो गया? एक्साइटेशन एनर्जी बाय ई।
तो यार किसी भी मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, एक्साइटेशन एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, ई से, तो आ जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है ठीक है सर, चलो भाई आगे देख लिया। लो भाई खुश रहो, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होती है गुरुजी, 13.6 और 3.4, 10.2 ईवी। तो 10.2 ईवी को ई से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 10.2 वोल्ट। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होती थी 12.1 वोल्ट, उसको ई से डिवाइड कर दिया। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी ना, उसको किससे डिवाइड कर दिया, ई से, 12.1 वोल्ट। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी 12.2 12.75 ईवी, उसको ई से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 12.75 वोल्ट। डन है ये सर, बिल्कुल सर, डन हो गया, चकाचक डन हो गया। आगे बढ़ो आगे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, लो भाई, अरे मतलब ये भी कर दी ना छोटी बात गुरुजी, कर दी ना फिर छोटी बात। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 ईवी, फाइंड इट्स फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब वही हो गया ना यार, ये एन बराबर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एन बराबर 2 में लेके जाना है। ये हो गया -13.6, हो गया -3.4, जो डिफरेंस है वो है 10.2। तो आगे ना तो पता अपने को 10.2 इसमें कौन सी बात है, अभी तो निकाला था। यस सर, सेम ऐसा आप हीलियम और उनके लिए कर सकते हैं क्या बेटा, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस प्लस के लिए गुरुजी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हम रटते नहीं है गुरुजी, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं, किसी के लिए भी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल किसी के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक, तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। चलो भाई आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हम सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हम झुटला नहीं सकते। हाँ सर, हमें तो याद है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फर्न सीरीज, है ना। तो देखो ये क्या सीन है, वाह क्या सीन है, हाइड्रोजन की बात हो रही है स्पेसिफिकली। स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब जब अलग अलग एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, किसी और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन किसकी उल्टी करेगा, फोटोन की एनर्जी रेडिएट कर देगा, उल्टी कर देगा। वो अलग अलग वेवलेंथ जब हम बनाएंगे तो हमको अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी। तो यहां पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर, स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, मार्क कर लिया n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, n अप टू इंफिनिटी। अब सुनना मेरी बात, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद के डी एक्साइट होके कहां जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, यानी n बराबर 1 पे आ जाएगा। जैसे 2 से 1 आ गया, 3 से 1 आ गया, 4 से 1 आ गया, 5 से 1 आ गया, 6 से 1 आ गया, 7 से 1, 8 से 1, इनफाइनाइट से 1। तो जब भी वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितनी भी वेवलेंथ होंगी उसके कलेक्शन को हम लाइमन सीरीज बोलेंगे। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, 11 से 1, इनफाइनाइट से 1। तो जब वो 1 में आ रहा है तो जितनी भी वेवलेंथ एमिट हो रही है इधर इधर, इसमें 2 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 5 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, अब जरूरी है कि n बराबर 1 यानी ग्राउंड स्टेट में नहीं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर n बराबर 2 में आ रहा है, जैसे अब 2 में आ रहा है, डी एक्साइट होकर आ रहा है, डी एक्साइट होकर आ रहा है मतलब एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है। तो 2 पे आ रहा है तो 1 से तो अपने आप 2 पे नहीं आएगा ना, नहीं, ऊपर से आएगा, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2, 10 से 2, 11 से 2, अरे समझ गए, इंफिनिटी से 2। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा हायर एनर्जी स्टेट से कहा n बराबर 2 में, तो वो जो सारा कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ है वो कहलाएगा बाल्मर सीरीज। ठीक है, अब गुरुजी n बराबर 1 पे आ रहा है, मतलब फाइनल स्टेट जो है वो n बराबर 1 है, ग्राउंड स्टेट, तो लाइमन सीरीज। फाइनल स्टेट n बराबर 2 है तो बाल्मर सीरीज। फाइनल स्टेट n बराबर 3 है तो पाशन सीरीज, यानी 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, 8 से 3, 9 से 3, 10 से 3, 11 से 3, 12 से 3, इंफिनिटी से 3, पाशन सीरीज। फाइनल जो स्टेट है वो n बराबर 4 है तो ब्रैकेट सीरीज 5 से 4। अब 4 पे आ रहा है तो 5 से तो आएगा कम से कम, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, डी एक्साइट होके आ रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिट कर रहा है, वो कब करेगा, जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट आएगा। तो अगर n बराबर 4 पे आने का है तो 5 से 4 आना पड़ेगा कम से कम, 3 से 4 पे तो नहीं जाएगा ना, 3 से 4 पे तो एनर्जी दोगे तब जाएगा, ये तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये तो एनर्जी एमिट कर रहा है। एनर्जी एमिट कब करेगा, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी का आएगा। तो 4 पे आना है तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, 9 से 4, समझ गए। तो वो ब्रैकेट सीरीज n बराबर 5 पे आके n बराबर 5 तक आ रहा है, n बराबर 5 तक आ रहा है, 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, 9 से 5,
10 से 5, 11 से 5, 12 से 5, 13 से 5, 14 से 5, इंफिनिटी से, उसको बोलेंगे फंड सीरीज। इसमें फंड सीरीज में पी साइलेंट रहता है, तो देखो ये नाम पता होने चाहिए, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज के बाद एक और होता है हम्फ्री, पर इतना 5 याद कर लोगे ये भी काफी है, इसको देख लो। अच्छा, ये जो सारे वेवलेंथ के कलेक्शन है, इस पूरी सीरीज को लाइमन सीरीज बोल दिया। लोगों के नाम पे है ये, लाइमन, बाल्मर, पाशन, लोगों के नाम पे जिन्होंने डिस्कवर करी। बामर सीरीज, बामर सीरीज क्या बोलते हैं इसको, बामर, एल साइलेंट है, आप बाल्मर बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर बामर भी बोलना सही रहेगा, बामर सीरीज है ना, बामर सीरीज का ये सारे के सारे वेवलेंथ जो निकले जब इलेक्ट्रॉन डीऑक्साइड हो गया n बराबर 2 पे, उस पूरी सीरीज के कलेक्शन को बामर सीरीज बोल दिया। पाशन सीरीज, जितने भी फोटॉन्स का जो वेवलेंथ हमारे पास इकट्ठा हुआ जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल से n बराबर 3 पे आ रहा है, तो सीरीज के कलेक्शन को पाशन सीरीज, वैसे इस कलेक्शन को ब्रैकेट सीरीज, इस कलेक्शन को फंड सीरीज, इस तरीके से बोल दिया। तो अब देखो टेबल में तुम्हारे भाई ने सब कुछ यहां पे सजा के रखा हुआ है तुम्हारे लिए एकदम रेडीमेड, टकाटक, आहा मजा आ गया, वाह वाह बहुत बढ़िया। द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, पूरी यहां पे हमारे पास टेबल बनी हुई। अब सुनो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी, बहुत आसान है। सुनो, यहां पे लिखा है सीरीज का नाम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, कहां से जंप करेगा, तो लाइमन में आ रहा है, लाइमन मतलब n बराबर 1 पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, और सेकंड यहां पे लिखा है, इस कॉलम में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन जंप टू, तो लाइमन में, लाइमन सीरीज का मतलब कहां पर आकर रुकेगा, n बराबर 1। अब कहां से आएगा, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, तो कहां से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, अप टू इंफिनिटी, कहां पर आएगा, 1 पे आएगा। हाँ यार सर सही है, ठीक है। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज मतलब फाइनल जो स्टेट होगा n बराबर 2 होगा। अब कहां से आएगा, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से हो सकता है, तो 3, 4, 5 अप टू 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इंफिनिटी से 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एंड इलेक्ट्रॉन जंप टू, पाशन सीरीज, अरे अब तो समझ गए यार, पाशन सीरीज कहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन जंप टू 3 में आएगा, कहां से आ सकता है, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3 एंड सो ऑन। ये समझ में आ गए, ये सब। तो यार आशा करता हूं कि आपको ये वाला कॉलम, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, कहां से कूदेगा और कहां पर कूदेगा इलेक्ट्रॉन जंप टू, ये समझ में आ गया होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। यस सर। अब जब आपको ये समझ में आ गया कि वो कहां से आ रहा है, कहां पे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां तक आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां पे आ रहा है, कहां तक आ रहा है, तो क्या आप मुझे वेवलेंथ निकाल के बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। वेवलेंथ रिलेशन 1 बाय लैम्डा क्या होता है, 1 बाय लैम्डा क्या होता है, आर जेड स्क्वायर। अब क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 हो गया तो खाली आर लिख दिया, 1 बाय एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन हायर का स्क्वायर। और हाँ यार सर, एन लोअर कितना होता है, लोएस्ट कितना होगा, कहां पे आएगा, एन बराबर 1 पे, इसके लिए 1 लिख दिया। इसमें कहां पे आएगा, एन बराबर 2 पे आएगा, तो एन लोअर को, एन एल को 2 लिख दिया, यहाँ पे एन एल को 3 लिख दिया, यहाँ पे एन लोअर को 4 लिख दिया, यहाँ पे एन लोअर को 5 लिख दिया। बाकी गुरुजी ये क्यों नहीं लिखा, अरे भाई कहीं से भी आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है, 4 से 1, इंफिनिटी से 1, वैसे ये 2 में आएगा, लेकिन 3 से 2 आ सकता है, 4 से 2, 6 से 2, इंफिनिटी से 2, इस प्रकार से वेवलेंथ रिलेशन भी लिख दिए। यार गुरुजी तो बहुत आसान है, मैं कह ही रहा था तुमसे आसान है, तुम बात पे भरोसा रखोगे तो समझ में आएगा। अरे आसान है कि नहीं आसान है, यस सर बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट मेंबर, क्या लिखा हुआ, अब देखो, अरे ये इस सीरीज के लिए सारी इन्फो है, ये इस सीरीज के लिए सारी इन्फो है, ये इस सीरीज के लिए सारी इन्फो है, ऐसे ये इस सीरीज के लिए सारी इन्फो है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये निपटा दो, सबसे पहले फाउंड इन कौन से रीजन में पाया जाता है, अरे जैसे होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है, तो कहां से होता है, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, तो कहां पाया जाता है, तो लाइमन सीरीज पाया जाता है अल्ट्रावायलेट में, ठीक है। बामर सीरीज पाया जाता है विजिबल में, ये याद रखना अपने को, है ना, भूलना नहीं है। पाशन सीरीज पाया जाता है इंफ्रारेड में, ब्रैकेट सीरीज भी पाया जाता है इंफ्रारेड में, और फंड सीरीज पाया जाता है फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड में लेकिन दूर, काफी दूर, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। अब पेपर पूछेगा सबसे पहले डिस्कवर कौन हुआ था, ये मैथ्स टीचर थे, यस ही वाज द मैथ्स टीचर बाल्मर, है ना। तो ये विजिबल में लाए करता है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था कौन, बाल्मर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, क्योंकि किसमें, मतलब ये देख सकते हैं लिटरली, हम इसको देख सकते हैं क्योंकि विजिबल रीजन में लाए कर रहा है। तो ये भी हो गया। अब गुरुजी ये बताओ यार, फर्स्ट मेंबर, सीरीज लिमिट, मैक्सिमम वेवलेंथ, अरे तुम्हारा भाई सब बताएगा, किस बात की चिंता करते हो तुम। फर्स्ट मेंबर, अब सुनो फर्स्ट मेंबर का मतलब देखो, लाइमन में सबसे पहला मेंबर कौन सा है, लाइमन में आ कहां रहा है, 1 में आ रहा है, कहां से आ सकता है, सबसे करीब से, सबसे करीब से 2 से, अरे सबसे पास से, सबसे करीब से कहां से आ सकता है लाइमन में, 2 से 1, तो हो गया फर्स्ट मेंबर। और सबसे दूर से कहां से आ सकता है, इंफिनिटी से 1, तो हो गया लास्ट मेंबर। देखो फर्स्ट मेंबर, या इसको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर इसको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, 2 से 1। और लास्ट मेंबर
को आप लास्ट लाइन बोलो या सीरीज लिमिट बोलो। लिमिट मतलब हद, हद तब हो जाएगी जब लाइमन में कहां से आएगा, इंफिनिटी से बनाएगा। तो 2 से 1 हो गया फर्स्ट लाइन या फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर बोलो, फर्स्ट लाइन बोलो। अब लास्ट लाइन बोलो, लास्ट मेंबर बोलो या सीरीज लिमिट बोलो, वो एकदम लास्ट केस हो जाएगा, इंफिनिटी वाला। ठीक है, तो देखो बाल्मर में कहां आता है, 2 पे आता है। कहां से आ सकता है सबसे पहला मेंबर, 3 से 2, तो 3 से 2 हो गया उसका फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट लाइन, 3 से 2 हो गया उसका फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट लाइन। लास्ट कहां से आ सकता है बाल्मर में, इंफिनिटी से आ सकता है 2, तो हो गया सीरीज लिमिट या लास्ट लाइन बोल लो, इंफिनिटी से 2। यार ये तो बहुत आसान है। यस सर। वैसे ही देख लो लाइमन बाल्मर पाशन, पाशन में आता है 3 पर, तो फर्स्ट मेंबर क्या हो गया 4 से 3 और लास्ट मेंबर हो गया इंफिनिटी से 3। अरे अब तो समझ गए सर, फर्स्ट मेंबर ही फर्स्ट लाइन है, लास्ट मेंबर ही लास्ट लाइन है, या फिर सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। लास्ट लाइन या लास्ट मेंबर कुछ भी बोल लो, लास्ट लाइन या लास्ट मेंबर जो बोलना है बोल लो, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और उसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। पहले बताओ ये समझ में आ गया क्या? यस सर। गुरुजी अभी मैक्सिमम वेवलेंथ क्या लिखा है? बिल्कुल साहब बताते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ क्या लिखा है, अब भी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं मैक्सिमम वेवलेंथ। अब सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो मजे की बात बताता हूं। देखो जैसे आप देखोगे, जैसे 1 और 2 के बीच में एनर्जी गैप देखोगे, है ना, एनर्जी गैप। फिर 1 और 3 के बीच में एनर्जी गैप देखोगे, फिर 1 और 4 के बीच में एनर्जी गैप देखोगे। जैसे मैं फिलहाल स्ट्रिक्ट, जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, तो लाइमन में लास्ट कहां पे आएंगे अपन, 1 में आएंगे। ये सर कहां से आ सकते हैं, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। तो अगर आपने 2 और 1 के बीच का एनर्जी गैप देखा उसको लिख लिया, 3 और 1 के बीच का एनर्जी गैप देखा उसको लिख लिया, 4 और 1 के बीच का एनर्जी गैप देखा उसको लिख लिया। तो जैसे जैसे आप 1 से दूर जाते जाओगे तो एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। यानी 2 से 1 में कुछ एनर्जी गैप है, उससे ज्यादा हो गया 3 से 1, उससे ज्यादा हो गया 4 से 1, उससे ज्यादा हो गया 5 से 1, और सबसे ज्यादा हो गया इंफिनिटी से 1। तो एनर्जी गैप अगर आपको देखना सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब सबसे दूर एक्सट्रीम वाले ऑर्बिटल्स आप देखोगे। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब दिखेगा, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब दिखेगा? आप तो मेरे को एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब दिखेगा, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। तो दूर वाले मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस के लिए एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं, एक हो गया मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, और एक हो गया, सुनो सुन रहे हो कि इग्नोर कर रहे हो, गुरुजी इग्नोर करेंगे तो सिंगल रह जाएंगे, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, और एक हो गया मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस के लिए दूर वाले, कौन से वाले, दूर वाले ऑर्बिटल्स, दूर वाले ऑर्बिटल्स। तो जितने दूर वाले ऑर्बिटल होंगे उतना मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। ठीक, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस चाहिए तो पास वाले ऑर्बिटल देखो। कौन से ऑर्बिटल, पास वाले ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल देखो रे बेटा, पास वाले ऑर्बिटल। क्या बोलती पब्लिक, ये सर समझ गए। जितने दूर होंगे ना ऑर्बिटल उतना ही मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा, और जितने करीब होंगे पास होंगे उतना ही मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। पहले बताओ समझ में आ गया क्या? पास यानी वो हिंदी वाला पास है ना, हिंदी वाला पास, ये लो। और ये दूर कौन सा, हिंदी वाला दूर है। समझ गए क्या? अरे समझ गए यार सर, है ना। ए प्यारी समझ गई। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब ऑर्बिटल दूर दूर होंगे एकदम, और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा जब पास पास होंगे। ये सर। तो अब एक बात बताओ, हमें पता है एनर्जी होता है hc/λ, एनर्जी होता है hc/λ। तो जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ तो मिनिमम होगी। यस सर। तो यहां पे हो गया मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। क्यों ऐसा क्यों हुआ बताता हूं मिनिमम वेवलेंथ ऐसा क्यों हो रहा है बताता हूं। और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। यस सर, ये देखो अब भी ठीक करके देता हूं। अरे ये समझ लिया ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। कैसे, सुनो मेरी बात। ए इधर देख, डेल्टा ई क्या होता है गुरुजी? डेल्टा ई होता है hc/λ। अरे डेल्टा ई क्या होता है गुरुजी? होता है hc/λ। अब वेवलेंथ अगर मैक्सिमम है तो एनर्जी डिफरेंस कैसा हो गया? मिनिमम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ सर, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। और देखो यही नहीं, अभी और सुनिए। मान लो मैं बोल दूं मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मतलब उल्टा है ना, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, तो मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब आएगा? जब एनर्जी लेवल दूर दूर होंगे। और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब आएगा? जब ये पास पास होंगे। पहले बताओ समझ में आया क्या? यस सर। तो इसको लिख दिया भाई ने की पॉइंट। क्या लिख दिया? की पॉइंट। अब इससे क्या तात्पर्य है, अब भी बता दो क्या तात्पर्य से। देखो ये हो गया की पॉइंट, ये हो गया की पॉइंट। ठीक है, अब देखो मजे की बात, इसको हटा देते हैं। मजे की बात देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम वेवलेंथ। जैसी मैंने सुना मैक्सिमम वेवलेंथ, जैसी इस सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए जैसी मैंने सुना मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइमन सीरीज के लिए मैंने सुना मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब हुआ मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। हाँ सर, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। अब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस तो तब होगा गुरुजी बता दो, मिनिमम जब पास पास होंगे।
तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, तो लाइमन में मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा 2 से 1। हाँ यार सर, बात तो सही है, बात तो सही। बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस पास पास, तो लाइमन बाल्मर के लिए क्या हो गया 3 से 2। वैसे ही देखो 4 से 3, 5 से 4, 6 से 5, ये क्या हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया। हाँ यार सर, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब समझ गए, बिल्कुल समझ गए साहब, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो देखो जो फर्स्ट मेंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है मैक्सिमम वेवलेंथ, जो फर्स्ट मेंबर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है 3 से 2, 3 से 2, 4 से 3, 4 से 3, 5 से 4, 5 से 4, 6 से 5, 6 से 5। इसका मतलब फर्स्ट मेंबर मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, यहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, फर्स्ट मेंबर। अरे यार भाई ये तो हेकर है भाई, हेकर हेक बता दिया। हाँ सर, उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि मुझे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस मतलब एकदम एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम कौन हो गया इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी से 4, इन्फिनिटी, ये मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस हो गया, तो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए लास्ट लाइन या लास्ट मेंबर या सीरीज लिमिट, यस सर लास्ट लाइन मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या आ जाएगा, लास्ट लाइन बोल लो या लास्ट मेंबर बोल लो या सीरीज लिमिट बोल लो, कुछ भी बोल लो। यार आपने तो एकदम मस्त हैक बता दिया, अब तो हम भूले से नहीं भूल पाएंगे इसको। क्या बोलती पब्लिक। ये सर एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता, ठीक है। हाँ सर नीचे आ जा भाई, ठीक है, और थोड़ा नीचे आ जा, अभी ठीक है, सही है, ये देख लो, यस है ना। तो भाई मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस अब एकदम दूर दूर होंगे, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस मतलब मिनिमम वेवलेंथ है ना। अब दूर दूर होंगे तो लास्ट लाइन या लास्ट मेंबर या सीरीज लिमिट, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस मतलब पास पास होंगे, पास मिनिमम एनर्जी डिफरेंस तो मैक्सिमम वेवलेंथ, पास पास होंगे मतलब फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट लाइन, फर्स्ट मेंबर बोल लो या फर्स्ट लाइन बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ये बढ़िया की पॉइंट, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने गुरुजी, ये बढ़िया से एकदम समझ में फील आई तो मेरे को जरूर से बताना, हाँ सर फील आ गई। तो यार मजा तब आएगा, पता है मजा तब आएगा बेटा जब ये टेबल तू खुद से बनाएगा कि कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, क्या वेवलेंथ है, कौन सा फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट लाइन है, कौन सा लास्ट मेंबर या लास्ट लाइन है ना, या सीरीज लिमिट क्या है, किसमें लाए करता है, मैक्सिमम वेवलेंथ कब, मिनिमम वेवलेंथ कब। तू प्रॉमिस कर, तेरे को नीट की कसम है, प्रॉमिस करना कमेंट में गुरुजी हम ये लेक्चर सारा खत्म होती है हम टेबल बना डालेंगे, और कॉपी को ऐसे आड़ा कर देना और उसमें खट 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 टेबल बना डालना, और कमेंट तभी करना जब तू ये टेबल बना ले खुद से, क्या क्या कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, कहां लाए कर रहा है, क्या वेवलेंथ है, फर्स्ट मेंबर कौन सा है या फर्स्ट मेंबर बोल लो है ना, लास्ट लाइन या लास्ट मेंबर बोल लो, फर्स्ट लाइन या फर्स्ट मेंबर बोल लो, मैक्सिमम वेवलेंथ का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, मिनिमम वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसमिशन, ये सब आपको लिखना है, खुद से टेबल बनाओगे, वादा करो मुझसे। गुरुजी करते हैं वादा, आपसे वादा रहा, ठीक है, नीट की कसम है रे बेटा, ठीक है। अब देख, ये देख भाई, ये देख, ये एक सवाल है बेसिक सा, एकदम सॉल्व कर दे इसको। क्या बोलना है मुझे, बोला था ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n बराबर 3 टू n बराबर 1 इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट तो पता है एक में ही था, अल्ट्रावायलेट किस में था, लाइमन में, यस सर, अरे लाइमन में था ना, लाइमन में कहां आती है 1 पे तो आती है, तो ठीक है, तो ठीक है। बोला इंफ्रारेड कहां होगा, इंफ्रारेड कहां होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम इंफ्रारेड, यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन से लेकर सब इंफ्रारेड। तो यार देखो इंफ्रारेड का मतलब लाइमन तो नहीं होगा, क्योंकि लाइमन क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइमन में तो अल्ट्रावायलेट आता है। बाल्मर भी नहीं होगा, क्यों, बाल्मर में तो विजिबल आता है। उसके बाद के सारे लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये सारे क्या होने वाले बेटा, सब इंफ्रारेड होने वाले हैं। तो लाइमन, बाल्मर, पाशन हो सकता है, यस सर, पाशन में कहीं से भी आता है, कहां आता है बेटा 3 में आता है, कहीं से भी आता है, कहां आता है, लाइमन में 1 में आता है, बाल्मर में 2 में आता है, पाशन में कहीं से भी आता है 3 में आता है, पाशन भी हो सकता है, ब्रैकेट भी हो सकता है, यस सर, ब्रैकेट भी हो सकता है, ब्रैकेट में कहीं से भी आता है 4 पे, है ना, फंड भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, कहीं से भी आता है 5 में। तो यार बेटा 2 से 1 पॉसिबल नहीं है, ये पाशन, ब्रैकेट, फंड सबके सब कौन है, इंफ्रारेड है। देखो पाशन, ब्रैकेट, फंड कहीं से तो आ रहा है 3 में, कहीं से भी आ रहा है 4 में, कहीं से भी आ रहा है 5 में, मतलब लास्ट क्या होने चाहिए, लास्ट जो एनर्जी स्टेट होंगे 3 या 4 या 5 होने चाहिए। इसमें लास्ट 1 है, नहीं हो सकता, यहाँ पे लास्ट 2 है, नहीं हो सकता, यहाँ पे लास्ट 2 है, नहीं हो सकता, यहाँ पे लास्ट 3 है, ये सब तो ये हो सकता है, लास्ट 3 हो सकता है, तो 4th। यार गुरुजी तो आसान सवाल है, लेकिन बच्चा पेपर की अबड़ तबड़ में ना बहुत परेशान हो जाता है इस तरीके के सवालों में। बोलो रे बेटा, यस सर, बिल्कुल सर, टकाटक समझ में आ गया, बोलो हाँ सर, है ना।
क्योंकि लाइमर होता है अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर होता है विजिबल में, ये सब इंफ्रारेड वाले। तो पाशन ब्रैकेट फट लास्ट होना चाहिए 3, लास्ट होना चाहिए 4, लास्ट होना चाहिए 5। तो लास्ट 3 देख लो, जहां भी दिख रहा है लास्ट 3 या 4 या 5, एक ही ऑप्शन। ठीक है सब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। चलो यार बेटा, ये वाला सवाल, अरे नीट 2020 का सवाल है, अब भी ठीक करके देते। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है बोर मॉडल किसके लिए जायज नहीं है, वैलिड नहीं है। अब भी ठीक करके देता हूं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। गुरुजी, ये होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होगा, यानी हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए, हाँ सर, हाइड्रोजन मतलब 1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए तो वैलिड है, इसके लिए वैलिड है। ठीक है, ड्यूट्रॉन एटम, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस। ड्यूट्रॉन मतलब H21, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अरे केमिस्ट्री तो तुम्हें मुझसे ज्यादा आनी चाहिए ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यस सर, बाकी न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, उससे बताऊंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे पता होगा आपको। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी वैलिड है। बोला जा रहा है सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम में तो वैसे भी कितनी, हीलियम 4 2, हीलियम 4 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन एक प्लस कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसके लिए भी वैलिड है। तो यार किसके लिए वैलिड नहीं है? सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, अरे बाप रे, नियॉन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसमें से एक निकाल भी लूंगा तब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो नहीं रहेगा। तो ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये बताया था मैंने आपको। यस सर, ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, ये हो गया यार 2020 का सवाल, ठीक है ना? यस सर, यस सर। अब यार एक चीज देख लो, ये जो हमने लिखा था कि मिनिमम वेवलेंथ को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी बोल सकता है, मिनिमम को क्या बोल सकता है? शॉर्टेस्ट भी बोल सकता है। तो लिख रहा हूं यहां पे, और शॉर्टेस्ट, अरे मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट, तो मिनिमम वेवलेंथ बोलो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलो, एक ही बात है। मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी बोल सकता है, मतलब पता होना चाहिए, है ना? तो कॉमन सेंस वाली बात है, मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लोअर एनर्जी मतलब दूर दूर ऑर्बिटल्स होंगे तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, पास पास एकदम पास होंगे तो लो या मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। ठीक है ना? ये की पॉइंट देख लो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, देखो कुछ PYQs है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको करने, जी हाँ, आप ही सॉल्व करोगे और हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा? न्यूक्लियर। एक होमवर्क नीट 2017 का, एक और सवाल नीट 2017 का, जी हाँ, होमवर्क में, है ना? ये एक सवाल है नॉन PYQ, ये होमवर्क में आप सॉल्व करोगे। मैंने जो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज सिखा, इस पे नीट 2013 का एक सवाल होमवर्क में सॉल्व कर लेना। नीट 2023 का सवाल, इसको ईगो पे लेना है और इसको निपटाना है, इसको बम सोडा डालना है नीट 2023 को। बोलो ठीक है क्या? इस मतलब इसको तो करना ही करना है, नहीं तो ईगो हर्ट हो जाएगा, जयकांत छिकरेगा। ठीक, यस सर। तो ये सारे सवाल जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको आज के क्लास में दिए होमवर्क, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम मिल रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर, एंड नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स का करेंगे खात्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू यार बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।